नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो में। और आज हम लेखपाल का प्रैक्टिस सेट तीसरा लगाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के लाए हैं और इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। और मेरा ये दावा है कि आप लोग पेपर में बहुत अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। थ्योरी आप जितनी भी पढ़ लेंगे तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब तक आप क्वेश्चन के द्वारा थ्योरी नहीं याद करेंगे तब तक थ्योरी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो देखो, जब गौतम बुद्ध बुद्ध जी का देहावसान हुआ था तो बौद्ध संगीति हुई थी। तो टोटल कुल 4 बौद्ध संगीति हुई हैं। बौद्ध संगीति का मतलब ये है कि जिसमें बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग, बहुत सारे लोग मिलते हैं आपस में और धर्म पे डिस्कशन होता है। तो जब धर्म पे डिस्कशन होता है तो उसमें कोई ना कोई नई चीज़ें निकल कर आती हैं। तो उसमें क्या हुआ है कि जब धर्म का डिस्कशन हुआ तो इस तरह से 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। तो 4 बौद्ध संगीति पहले, सबसे पहले देखो कहाँ कहाँ हुई हैं और किसके समय में हुई हैं, उस समय कौन शासक था और किसकी अध्यक्षता में हुई है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, आपको चौथी चीज़ याद नहीं करनी है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा। पहले तो ये ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है महाकश्यप, दूसरा ऑप्शन है नागसेन, तीसरा ऑप्शन है अजातशत्रु और चौथा ऑप्शन है धर्मसेन। तो देखो, एक मैंने कोड बनाया हुआ है, तो कोड पहले समझना कि कोड क्या है, उसके बाद चीज़ें याद हो जाएंगी। तो देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। ठीक है, तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई है वो हुई है राजगृह में। पहली बौद्ध संगीति हुई है राजगृह। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? वैशाली में। ठीक है, और तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? तो तीसरी बौद्ध संगीति हुई है पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगीति हुई है कश्मीर में, कुंडलबल कश्मीर। तो देखो, इस तरह से ये 4 हैं और इसका कोड याद रखना। जैसे हम लोग सूजी होती है ना, तो सूजी को क्या बोलते हैं? रवा बोलते हैं। तो जैसे एक कोड मैंने बनाया है कि रवा पकाने से पाकू। तो इस तरह से रवा पाकू, मान लो ये हो गया कि रवा आप पका रहे हैं। तो समझना बात को कि आर से हो गया राजगृह, बा से हो गया वैशाली, पा से हो गया पाटलिपुत्र और का से हो गया कुंडलमन कश्मीर। तो इस तरह से ये 4 जगह जो हुए हैं वो उस जगह का कोड ये है। ठीक है, अब देखो उस समय अध्यक्ष कौन था? तो पहला अध्यक्ष था महाकश्यप। राजगृह में जो बौद्ध संगीति हुई है उस समय जो अध्यक्ष था वो था महाकश्यप। ठीक है, दूसरा अध्यक्ष कौन था? तो दूसरा अध्यक्ष था सबा कमीर। ठीक है, सबा कमीर। तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में, उस समय उसका अध्यक्ष कौन था? तो बताइए। तो तीसरा था मोगली पुत्र तिस्स। तो तीसरा मोगली पुत्र तिस्स। और ठीक है, उस तरह से चौथा जो हुआ था कुंडलमन कश्मीर में, तो उस समय अध्यक्ष कौन था? तो उस समय अध्यक्ष था वासुदेव। तो देखो, इस तरह से ये 4 हो गए हैं। तो इस तरह से मैंने एक कोड बनाया है, MSMB। ठीक है, तो पहला हो गया महाकश्यप, दूसरा हो गया सबा कमीर, तीसरा हो गया मोगलीपुत्र तिस्स और चौथा हो गया अस वो सॉरी वासुदेव। ठीक है, वासुदेव ये हो गया। तो इस तरह से MSMB इस तरह से याद कर लो, 2 2 में डिवाइड कर लो। तो MS हो गया मास्टर डिग्री जो होती है MS, और MB हो गया इस तरह से। ठीक है, तो ये 4 कोड हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। अब ये भी देख लो राजा कौन कौन से थे। तो पहला जब बौद्ध संगीति हुई थी तो उस समय राजा था अजात शत्रु। ठीक है, दूसरा था कालाशोक, राजा जब दूसरी बौद्ध संगीति हुई है। ठीक है, और तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के समय। और चौथी बौद्ध संगीति थी जो उस समय शासक था कनिष्क। तो इस तरह से आपको ये सब याद रखना है और जब क्वेश्चन आप लगाएंगे तभी आपको चीज़ें याद होंगी। बात को समझिएगा आप। जैसे मान लो पानी की जब बूंद होती है ना, छोटी छोटी बूंदें होती हैं, तो जब पानी की बूंदें होती हैं तो उससे कोई नहीं डरता है।
जब सुनामी आती है ना, तो सब लोग अपने मकान छोड़ के भागते हैं जब सुनामी आती है। तो आप बात को समझना, ये जो पेपर है, कोई भी परीक्षा हो रही है, तो वो एक तरह से बहुमंजिला इमारत है, ठीक है। और बहुमंजिला इमारत तभी ढहेगी जब सुनामी आएगी, और सुनामी तब आएगी जब आप बूंद बूंद करके उसकी सुनामी, मतलब पानी के जो है इतनी बड़ी धारा बनाएंगे कि वो सुनामी बन जाएगी। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पानी की बूंद। और जब आपके ऊपर पास में क्वेश्चनों का अच्छा कलेक्शन होगा, तभी आप एक सुनामी बना पाएंगे, और जब आप सुनामी बना पाएंगे, तभी आप पेपर रोपी बिल्डिंग को ढहा पाएंगे। बात को समझिएगा आप, ठीक है। तो इस तरह से है। अब बात को ये समझिए आप, कि आप थ्योरी बहुत पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा फायदा नहीं है। थ्योरी को समझिए कि एक तरह से कीचड़ है, ठीक है। अब कीचड़ में कौन कौन सी काम की चीज़ें हैं, वो आपको कैसे उठाओगे? कीचड़ तो बहुत बड़ा दलदल है, जीएस एक सब्जेक्ट है, वो बहुत बड़ा दलदल है, और उसको आप कैसे जो है, उसको, उसमें कौन कौन से जो कमल खिल रहे हैं, उसको कमल को कैसे आप उठाओगे? तो ऐसे ही क्वेश्चनों को द्वारा उठा पाओगे। तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। किसी भी चैनल में यू थ्योरी वगैरह है, तो थ्योरी के पीछे मत नहीं भागना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, तभी पेपर कोई भी सॉल्व होगा। क्योंकि आजकल क्वेश्चनों की वैरायटी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो और टेंशन ना लो। तो इस तरह से पहला ऑप्शन है महाकश्यप, ठीक है। तो ये समझ गए हो। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए खास ट्रेन एक चलाई थी, इस ट्रेन का नाम क्या है? तो इस ट्रेन का नाम है, पहला ऑप्शन है इसका आज़ादी ट्रेन। तो आज़ादी ट्रेन पाकिस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए चलाई थी। और देखो, अब इसमें और भी चीज़ें सुनो। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में और कौन सी ट्रेन चलती है? एक ट्रेन चलती है समझौता एक्सप्रेस, ठीक है। तो समझौता एक्सप्रेस चलती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। दूसरी ट्रेन कौन सी चलती है? दूसरी ट्रेन चलती है थार, थार एक्सप्रेस चलती है। ये राजस्थान के बॉर्डर से पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान के बॉर्डर से राजस्थान आती है, तो ये थार हो गई। एक देखो, भारत, इंडिया और दूसरी बांग्लादेश के बीच में एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अनुसूलन समिति जो एक संस्था थी, ये क्रांतिकारी संगठन था, तो ये इसका केंद्र कहाँ पे स्थापित था? तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बंगाल, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, और चौथा ऑप्शन है संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का मतलब है यूपी। तो देखो, जो अनुसूलन समिति थी, उसका ऑप्शन होगा ए, बंगाल। तो अनुसूलन समिति बंगाल में थी और इसकी स्थापना हुई थी 1902 में, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो की थी सतीश चंद्र बोस ने, ठीक है। और एक और लोग थे, उनका नाम है प्रमोद मित्र। तो इन दोनों ने स्थापना की थी और बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। इसी तरह एक संस्था है अभिनव भारत। तो अभिनव भारत है, ये अभिनव भारत अगर आएगा, तो ये है, ये कहाँ की संस्था है अभिनव भारत? तो ये है महाराष्ट्र की। इसको किसने स्थापना की थी? तो स्थापना की थी दो लोगों ने, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। तो विनायक दामोदर सावरकर था और एक गणेश सावरकर थे, दो लोग थे, इन्होंने स्थापना की थी 1904 में। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखो बंगाल में क्या क्या था। बंगाल में एक पुस्तिका की स्थापना की गई थी जिसका नाम था भवानी मंदिर। इस भवानी मंदिर पुस्तिका के द्वारा ये लोग क्रांतिकारी घटनाओं को, मतलब जवानों में जोश भरते थे और कहते थे कि आप लोग अंग्रेजों की अत्याचार के खिलाफ एक लोग एकजुट हो। तो इस तरह से भवानी जो मंदिर थी पत्रिका, ये लोगों में एक तरह से क्रांतिकारियों की एक पत्रिका थी, ठीक है। एक पत्रिका थी, उसका नाम है संध्या,
एक पत्रिका थी बंगाल की, उसका नाम है युगांतर। तो इस तरह से ये थी, युगांतर एक संस्था थी। तो इस तरह से ये चीज़ें आप सब याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए, बंगाल। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा है भोला भाई देसाई, और चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो देखो, आज़ाद हिंद फौज की जो गठन हुआ था, उस गठन में क्या हुआ था कि जापान से इन लोगों ने सहायता प्राप्त करके भारत के खिलाफ, सुभाष चंद्र बोस जो जी थे, जो भारत के क्रांतिकारी नेता सबसे बड़े माने जाते हैं, उन्होंने जो है भारत की आज़ादी के लिए जापान से सहायता मांगी थी। तो जब आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को पकड़ा गया भारत में, तो उनके खिलाफ केस चलाया गया था। तो उनके खिलाफ जब केस चलाया गया था, तो इसी को मतलब ये कहा गया था, अंग्रेजों ने ये कहा था कि आपने जो है भारत के कानूनों को तोड़ा है, क्योंकि उस समय तो भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तो जब भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो अंग्रेजों ने ये कहा कि आपने भारत के कानूनों का उल्लंघन किया है, आपने जो एक तरह से गलत एक्ट किया है। तो जब गलत एक्ट किया है, तो इनको ऊपर लाल किले में एक मुकदमा चलाया गया। तो जब मुकदमा चलाया गया, तो उस मुकदमे में उन भारत के ये क्रांतिकारियों की तरफ से जो लोग खड़े हुए थे, उसमें मतलब जो वकील खड़े हुए थे, उसमें उन वकीलों का नेतृत्व किया था भोला भाई देसाई ने, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। अब एक बात सुनो कि ये बताओ कि आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा कब चला था? तो आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा चला था नवंबर 1945 में, ठीक है। 6 नवंबर के आसपास चला था, और 12 नवंबर को मनाया गया था आज़ाद हिंद फौज दिवस, ठीक है। तो 12 नवंबर को मनाया गया था आज़ाद हिंद फौज दिवस। और भोला, इनके जो वकीलों की टीम में थे और कौन 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 से लोग थे? एक तो भोला भाई देसाई थे, यही थे, ये सी ऑप्शन सही है। जवाहरलाल नेहरू भी थे, ठीक है। एक थे आसफ अली, तो आसफ अली भी थे, और एक तेज बहादुर सप्रू थे। तो इस तरह से 4-5 लोगों की टीम थी। और इसमें क्या हुआ था, जब ये लाल किले में मुकदमा चला था, तो मुकदमे में 3 लोगों को फांसी दे दी गई थी। जब फांसी दे दी गई थी, तो जो जनता ने जब इनका विरोध किया अंग्रेजों का, तो इनकी फांसी माफ़ कर दी गई। उन 3 लोगों में कौन थे? तो एक है प्रेम सहगल, दूसरा है शाहनवाज, ठीक है, तो शाहनवाज, और तीसरा है गुरुबख्श ढिल्लो, तो गुरुबख्श ढिल्लो। तो इस तरह से ये हो गई आज़ाद हिंद फौज की कहानी पूरी, ठीक है। तो इनकी फांसी की सज़ा मिली थी, पर ये फांसी की सज़ा बाद में माफ़ हो गई थी। तो एक चीज़ और सुनना कि जैसे एक वीडियो में मैंने दांडी जो मार्च है, तो दांडी मार्च 30 मार्च मैंने बता दिया था, वो 30 मार्च की डेट नहीं है, वो डेट है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल। मैंने 30 मार्च से 6 अप्रैल बोल दिया था, तो ये 30 मार्च नहीं, 12 मार्च है। वो थोड़ा दिमाग से बात उतर गई या फिर गलत निकल गया। तो इस तरह से इसमें दांडी मार्च में क्या हुआ था, गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के द्वारा गए थे, दांडी नामक एक जगह है, वहाँ गए थे, और वहाँ पे उन्होंने नमक बनाया था। जहाँ से वो गए थे वो 241 मील दूर था, 241 मील इन्होंने पैदल चले थे, और उसके बाद यहाँ पे नमक बनाया था। नमक बनाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब नमक वो फैक्ट्री बना के स्थापना करने, मतलब खाड़ा इन्होंने क्या किया कि समुंदर में गए, और इन्होंने जो है एक मुट्ठी किनारे जो है नमक उठाया, और कहा कि हम नमक कर का विरोध करते हैं। तो ये थी दांडी मार्च की कहानी, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? पहला है वैश्विक तापन के लिए, दूसरा है ओजोन की लेयर की सुरक्षा के लिए, तीसरा ए बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है ए बी और जैव विविधता के लिए। तो देखो इसका ऑप्शन बताओ क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा बी, ओजोन की लेयर की सुरक्षा के लिए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, इसका ओजोन परत की क्षीणता से संबंध है, और ये जो है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो ये समझ गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। और एक और भी है, उसका नाम है वियना संधि। तो वियना संधि, तो उसमें क्या है, वियना संधि है 1988 में, इसका भी संबंध ओजोन परत से है। तो ये चीज़ याद रखना। तो इसका हो गया बी ऑप्शन, ठीक है। अब चलो अगला देखते हैं, पेगोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य से है?
तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है गुजरात। तो देखो, पेगोरिया जो उत्सव है वो मध्य प्रदेश से है, तो इसका आंसर हो गया ए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लघु ज्वार भाटा कब आता है? कि पूर्णिमा के दिन आता है, कि अमावस्या के दिन आता है, कि शुक्ल सप्तमी के दिन आता है? और इसमें एक दिया गया ऑप्शन शुक्ल नवमी के दिन। तो लघु ज्वार भाटा आता है शुक्ल सप्तमी के दिन, तो इसका आंसर हो गया सी। तो देखो, ज्वार भाटे का सब कॉन्सेप्ट समझो। क्या होता है कि ज्वार भाटा क्या होता है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक ही लाइन में आ जाती है तो उसमें जो है उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। और उच्च ज्वार का मतलब है कि उस समय समुद्र में लहरें ज़्यादा तेज आती हैं। और जब कभी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी 90 डिग्री के एंगल में हो जाता है तब जो है लो ज्वार आता है। ठीक है, जब लो ज्वार आता है तो उसमें समुद्र में जो तरंग, जो पानी की वेव्स हैं, जो महासागरीय धाराएं हैं, वो कम होती हैं। तो ये बात समझना। तो देखो, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, मान लो है। तो ये जो है जब एक लाइन में रहते हैं तब आता है पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन, तब ये उच्च ज्वार आता है। ठीक है, अब देखो, जब लघु ज्वार आएगा तो उसमें देखो, ये पृथ्वी मान लो है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है। तो इस तरह से ये 90 डिग्री में हो जाता है। ठीक है, तो जब 90 डिग्री में आ जाता है तब लो ज्वार आता है, तो इसको लघु ज्वार बोलते हैं। और ये आता है सप्तमी और अष्टमी के दिन। तो इसमें ऑप्शन देखो क्या होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो लघु ज्वार भाटा कब आता है? शुक्ल सप्तमी के दिन आता है, तो इसका आंसर हो गया सी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया बिपाशा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सुरसती और तीसरा ऑप्शन दिया गया है कुंभा और चौथा ऑप्शन दिया गया है पारुसरणी। तो देखो, रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो इसका ऑप्शन है ये डी सही, पारुसरणी। तो रावी का नाम है पारुसरणी। ठीक है, झेलम का नाम क्या है पुराना? तो झेलम का नाम है बितस्ता, बितस्ता है। ठीक है, अब बताओ चिनाब का नाम क्या है? चिनाब का पुराना नाम क्या है? चिनाब का नाम है अस्कनी। ठीक है, अब बताओ, रावी का तो आपने समझ ही लिया है। अब बताओ ब्यास नदी। तो ब्यास जो नदी है उसका पुराना नाम है बिपाशा। ठीक है, उसके बाद सिंधु नदी बताओ। तो सिंधु नदी का पुराना नाम है सिंध। अब अगला है सतलज। तो सतलज का पुराना नाम है सतुद्री। तो इस तरह से ये कुछ नाम है। झेलम का पुराना नाम क्या है? बितस्ता। ठीक है, मैंने बताया अभी आपको। चिनाब का पुराना नाम क्या है? अस्कनी। रावी का क्या है? पारुसड़ी। ये तो डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ब्यास का नाम क्या है? बिपाशा। और सतलज का नाम ये सतुद्री लिखा हुआ है। और सिंधु का नाम है सिंध। तो इस तरह से ये 8वां क्वेश्चन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और ये बताओ कि ये चौथा ऑप्शन, चौथा नवा क्वेश्चन दिया गया है, तो ये नवा जो प्रश्न है इसके बारे में बताओ कि ये क्या बोल रहा है कि भारत जो है वो कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दूसरा है आंशिक रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित, और तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित, और चौथा ऑप्शन है अधिकतर दक्षिणी गोलार्ध में। तो देखो, अभी मैं जब भूगोल पढ़ाऊंगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, पर इसका अभी सुन लो कि ये भारत जो है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। और जैसे ये मान लो विषुवत रेखा है, तो भारत की लोकेशन ये है। ठीक है, तो जब भारत की लोकेशन ये है, इससे ऊपर के जितने देश है इनको बोला जाता है, ये बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, जो विषुवत रेखा के ऊपर देश होते हैं, मतलब जो ऊपर होता है उसको उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, और जो विषुवत रेखा के नीचे गोलार्ध है उसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है दो गोलार्धों में बटी हुई है। पहला जो है उत्तरी गोलार्ध जो विषुवत रेखा के उत्तर में है, और दूसरा जो है दक्षिणी गोलार्ध जो विषुवत रेखा के दक्षिण में है। तो इस तरह से ये बात को समझना कि भारत जो है यहाँ पे इसकी लोकेशन है, तो भारत की लोकेशन क्या हुई? उत्तरी गोलार्ध में, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, अगर ये कोई कहे कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांशों में है, तो ये 1 डिग्री 4 मिनट से 37.6 डिग्री 6 मिनट। तो ये देखो भारत की लोकेशन है, तो ये उत्तरी अक्षांश में है। तो इस तरह से ये इसका ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, तो अब इस तरह से ये नवा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। तो अब 10वां क्वेश्चन बताओ कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो ये ऑप्शन थोड़ा थोड़ा इसको सही कर लेना, ये लिखा है महाराजा धीराज। ठीक है, अभी थोड़ा
अभी थोड़ा मेरे पास टच पेन नहीं है ना, तो टच पेन की वजह से ये थोड़ा राइटिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी टच पेन मेरे पास आ जाएगा तो आपको और भी अच्छे से साफ सुथरा समझ में आएगा, ठीक है, उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त जो है ये महाराजा धिराज की उपाधि धारण करता था। ठीक है, और गुप्त वंश का संस्थापक अगर कहें कौन था इसका संस्थापक, तो ये ऑप्शन हो जाएगा श्रीगुप्त। अगर ये कहा जाए कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो गया बी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है कि रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो 4 ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है सेना का विद्रोह होना, दूसरा है उसका स्त्री का होना, और तीसरा वह कुशल प्रशासिका नहीं थी। मतलब ये कि वह वो जो है एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थी। बात को समझ गए। तो ये थोड़ा गलत लिख गया है, तो थोड़ा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और चौथा ऑप्शन है रजिया द्वारा गैर तुर्की को अधिक महत्व दिया जाना। तो देखो रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की लड़की थी, और इल्तुतमिश इस पर बहुत भरोसा करता था और इसको ग्वालियर अभियान में भी भेजा था, क्योंकि इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा था, क्योंकि इल्तुतमिश का एक लड़का था जिसका नाम था नासरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो जो ये नासरुद्दीन महमूद था इसकी मृत्यु जो है इल्तुतमिश के जीवन काल में ही हो गई थी, और नासिरुद्दीन महमूद को इल्तुतमिश बहुत प्रेम करता था। तो जब इसके बड़े लड़के की मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश को उत्तराधिकारी चुनने की आवश्यकता महसूस होती है। अब वो ग्वालियर अभियान में अपनी पुत्री रजिया को भेजता है उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए। तो देखो जब कभी वो उत्तराधिकारी बनाया जाता है तो पहले उसको पूरा साम्राज्य देने से पहले उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। जैसे कोई भी एग्जाम होता है तो कोई भी पोस्ट देने से पहले आपकी क्वालिटी चेक होती है कि नहीं होती है। तो इसी तरह से तो देखो तो हुआ क्या कि एक मतलब एक और इसका लड़का था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, तो रुकनुद्दीन फिरोज जो है ये जो है इतना काबिल नहीं था, पर रुकनुद्दीन फिरोज जो है ना इसको जो है उसकी माँ ने इसके रजिया सुल्तान के खिलाफ मतलब एक षड्यंत्र रच के रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया शासक, और जिसकी वजह से फिर रजिया सुल्तान को पब्लिक में आना पड़ा। और पब्लिक में वो आई और उसने कहा, जनता से कहा कि लाल वस्त्र पहन कर आई थी वो, और उसने जनता से ये कहा कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हुआ है और हम उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने जो है उत्तराधिकारी हमको बनाया था, मतलब पिताजी ने, पर हमें मतलब शासक ना बना के रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया गया। पर तो जनता में विद्रोह हो गया। अभी कोई भी इलेक्शन का रिजल्ट आया और उसमें जो जनता ने डिसाइड किया है उसको ना बना के सीएम कोई दूसरे को बना दिया जाएगा तो क्या होगा आप बताइए। जनता भड़क जाएगी। तो वैसे ही जनता भड़क गई तो उससे फिर क्या होता है कि रजिया को शासक बना दिया जाता है। तो ये क्या होता है कि इनके जो पापा थे जिसका नाम था इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि एक 40 सरदारों का एक वो बनाया था गठबंधन, जिसको तुर्क या चहलगामी भी कहा जाता था। तो ये तुर्क सरदार थे, पर रजिया सुल्तान ने गैर तुर्कों को भी मतलब एक तरह से वो दिया था इम्पोर्टेंस। तो इसमें देखो इसमें जो है इसका है स्त्री होने की वजह से उसको रजिया सुल्तान मतलब असफल हो गई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो इस तरह से रजिया सुल्तान का ये कहानी है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या था, रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण तो उसका स्त्री होना। ठीक है, अब देखो सरदार पटेल को अगला क्वेश्चन है 12वां। तो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई थी। तो देखो जो बारदोली हुआ था आंदोलन, तो बारदोली आंदोलन में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। देखो बारदोली हुआ था 1928 में, आप सन याद रखना। ठीक है, उसके बाद खेड़ा, तो खेड़ा हुआ था 1918 में। ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन भी हुआ था 1918 में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। बारदोली सत्याग्रह के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो जल का शुद्धिकरण किससे किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, अमोनिया के द्वारा, क्लोरीन के द्वारा, और हाइड्रोजन के द्वारा, और अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो गया क्लोरीन के द्वारा, तो बी ऑप्शन सही हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल संविधान है जो शामिल नहीं था मूल संविधान में। ठीक है, जब संविधान बना था तो शामिल नहीं था। तो ऑप्शन बताना है, तो 4 ऑप्शन है, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और नागरिकता। तो देखो इसका ऑप्शन होगा
मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य तो था वो जिसको जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी कहा जाता है इसको इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाता है मूल कर्तव्य। तो ये मूल संविधान में शामिल नहीं था, ठीक है, ये बाद में शामिल किया गया है। और ये कब शामिल किया गया है? 1976 में एक समिति बनी थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति 1976 में बनी थी। और उन्होंने 8 मूल कर्तव्यों को बताया था, और फिर ये 10 मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे। तो देखो इसका ऑप्शन होगा मूल कर्तव्य। तो देखो इन्होंने इस तरह से मूल कर्तव्य इन्होंने क्या क्या दिए थे, जैसे संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों और संस्थानों के और राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रगान का आदर करें। तो बताइए कि अगर मूल कर्तव्य ना होता, तो अगर हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, तो क्या हम इस तरह के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध होते? अब हमारा मौलिक अधिकार हो गया है, मतलब मूल कर्तव्य हो गया है कि अब जो है हमारे ऊपर बाउंडेशन है, पर अभी भी जो है इसको जो है अभी भी कोर्ट के द्वारा इसको बाउंड नहीं किया गया है। तो कोर्ट के द्वारा बाउंड किया जाना इसको जरूरी है। तो ये मूल कर्तव्य देखो। दूसरा क्या है मूल कर्तव्य? तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा क्या है? भारत की संप्रभुता और एकता अखंडता की रक्षा करें, ठीक है। तो इस तरह से भारत के संविधान की सुरक्षा और भारत की राष्ट्रीय इमारतें, भारत की गौरवशाली इमारतें, इन सब की रक्षा के लिए मूल कर्तव्य बनाया गया है। तो 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 1976 में ये बनाया गया। और कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो ये है 11 मूल अधिकार। कौन सा भाग है? 4 का। तो इसका आंसर हो गया ए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है एमिलेज, दूसरा है यूरोस, तीसरा है लाइसो सोजियम, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है यूरोग्राम। तो ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा आंसू में जो एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है, मैं लिख दे रहा हूं, लाइसो जाइम। तो लाइसोजाइम एंजाइम, ये सी पार्ट इसका सही है, सी ऑप्शन। तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो जिसके कारण जीवाणु हमारे मर जाते हैं, जो हमारी आंखों से आंसू निकलता है उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। तो देखो इस तरह से ये 15 क्वेश्चन है, और इसको मैंने अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मैं डिजाइन कर रहा हूँ, और इसको आप पढ़ते जाइए। और एक एक क्वेश्चन में मैं चार चार थ्योरी में बताऊंगा कि जिससे आपको चीज़ें याद रहें। और इसको जो देखो इतनी मेहनत हो रही है, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो। इसको शेयर भी करते जाओ और लोगों में लाइक भी करो और शेयर भी करो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करो। क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आपको कंटेंट भी अच्छा अच्छा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं कंटेंट की, ठीक है। चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।